जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, तब वेस्टर्न मीडिया का पूरा यकीन था कि उनकी इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया को घुटनों पर ला देंगी। CNN, BBC जैसी हेडलाइंस हर तरफ थीं कि रशिया की इकोनॉमी चंद हफ्तों में कोलैप्स हो जाएगी और पुतिन के पास पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मगर आज 3 साल बाद ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। रशिया न सिर्फ यूक्रेन में डटा हुआ है, बल्कि उसकी इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। 2022 में रशिया की जीडीपी ग्रोथ करीब 3% थी और 2024 तक ये 4.1% तक पहुंच गई है। रशिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट भी लोएस्ट लेवल्स पर है और इतना ही नहीं, इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने सिर्फ 2024 में ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से $20 अरब से ज्यादा कमाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 3 साल से वेस्ट और नेटो के कंबाइंड मिलिट्री और इकोनॉमिक दबाव के बावजूद रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न और सदर्न रीजन्स पर कब्जा भी कर लिया है। अब वही नेटो लीडर्स जो पहले रशिया की हार के दावे कर रहे थे, आज अपने सीक्रेट मीटिंग्स में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कैसे रशिया अकेले पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने टिक गया। आखिर कैसे रशिया ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज और मिलिट्री अलायंसेस को हिला दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। रशिया की वो डीप स्ट्रैटेजीज जिसने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को चौंका दिया है, वो स्ट्रैटेजीज जो शायद रशिया को दोबारा वर्ल्ड सुपर पावर की लिस्ट में ले आएंगी। मगर रशिया को यहाँ तक पहुँचने के लिए डेकेड्स लग गए। रशिया पर सैंक्शंस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2014 में जब क्राइमिया एनेक्सेशन हुआ था, तब से ही वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को इकोनॉमिक आइसोलेशन में धकेलने की कोशिश कर रही हैं। शुरू में रशियन इकोनॉमी पर थोड़ा प्रेशर भी पड़ा, रूबल की वैल्यू गिर गई और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी रशिया से डिस्टेंस बना लिया। मगर फिर फरवरी 2022 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल दी। यूक्रेन वॉर शुरू होते ही वेस्टर्न नेशंस ने रशिया पर मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस लगा दी। रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से काट दिया गया, यूरोप पे रखे $300 अरब रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए और एनर्जी सेक्टर पर मैसिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अमेरिका ने रशियन ऑयल, गैस और कोल पर डायरेक्ट बैन लगा दिया और इसके बाद यूरोप ने भी रशिया से ऑयल गैस इंपोर्ट्स धीरे धीरे कम करने शुरू कर दिए। मगर फिर भी रशिया न सिर्फ सरवाइव कर गया, बल्कि उसने वेस्ट को ऐसे झटके दिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ से असली ट्विस्ट शुरू होता है। जब यूरोप की 40% एनर्जी सप्लाई रशिया से आती थी, तो शुरुआत में सैंक्शंस का रशिया पर इमीडिएट असर भी दिखा। ऑयल प्राइसेस अचानक स्काई रॉकेट कर गईं। एक बैरल की कीमत $120 से ऊपर निकल गई। रशियन रूबल पूरी तरह कोलैप्स कर गया। हर तरफ पैनिक फैल गया और एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट करने लगे कि रशिया अब बस कोलैप्स करने ही वाला है। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट तक ने बोल दिया था कि रशिया इतने भारी सैंक्शन सह नहीं पाएगा। वेस्टर्न मीडिया हर दिन यही हेडलाइन चला रहा था कि रशियन इकोनॉमी चंद दिनों की मेहमान है। मगर इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। रशिया कमजोर होने के बजाय तेजी से अडैप्ट करने लगा। उसकी इकोनॉमी गिरने के बजाय अचानक रिबाउंड करने लगी। फिर रशिया ने एक ऐसी गेम प्ले की जिसकी इमेजिनेशन किसी ने नहीं की थी। रशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर है। जब यूरोप और अमेरिका ने रशियन ऑयल पर बैन लगाया, तो रशिया ने तुरंत अपनी डायरेक्शन बदल दी। उसने यूरोप छोड़कर एशिया, खासतौर पर चाइना और इंडिया पर फोकस किया। रशिया ने इन देशों को मैसिव डिस्काउंट, स्पेशल डील्स और नतीजा ये हुआ कि 2024 तक रशिया चाइना ट्रेड वॉल्यूम $200 अरब को पार कर गया। इंडिया, जिसने पहले रशिया से नाम मात्र ऑयल इंपोर्ट किया था, आज रशिया का सबसे बड़ा बायर बन चुका है। 2022 में इंडिया का रशिया से ऑयल इंपोर्ट लगभग 0 था, लेकिन 2024 तक ही बढ़कर 18 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। और यहीं पर रशिया की दूसरी मास्टर स्ट्रैटेजी शुरू हुई, शैडो फ्लीट। रशिया ने एक सीक्रेट शिपिंग नेटवर्क तैयार किया जिसमें 400 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स हैं जो सैंक्शंस की पकड़ से बाहर हैं। ये शैडो फ्लीट ऐसे छोटे या अनोनिमस ओनर्स के नाम पर ऑपरेट करती है जिन्हें वेस्टर्न लॉज या सैंक्शंस पकड़ नहीं सकते। ये शिप्स अक्सर ऐसे देशों में रजिस्टर होती हैं जहां रेगुलेशंस बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिससे उनके असली मालिक को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन शिप्स की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ये जीपीएस बंद करके चलती हैं, बार बार अपने रूट्स बदलती हैं और खुले समुद्र में एक फिक्स्ड पॉइंट पर ऑयल दूसरे टैंकर्स में ट्रांसफर कर देती हैं। फिर वो टैंकर्स वो ऑयल लेकर अलग अलग देशों में पहुंच जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता कि ये ऑयल रशिया से आया है। इसी सीक्रेट शिपिंग स्ट्रैटेजी से रशिया ने मैसिव ऑयल एक्सपोर्ट्स जारी रखे, चाइना, इंडिया, टर्की और कई दूसरी मार्केट्स तक। नतीजा 2024 में भारी सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने एनर्जी एक्सपोर्ट से $20 अरब से ज्यादा कमाए। यानी रशिया ने पूरी दुनिया की आंखों के सामने अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स जारी रखे और किसी को रोकने तक का मौका नहीं मिला। यूक्रेन वॉर शुरू होते ही रशिया ने डिफेंस बजट तेजी से बढ़ाया। वेपन्स फैक्ट्रीज, मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स और एम्यूनिशंस के मैसिव प्रोडक्शन के ऑर्डर्स दिए गए।
2024 तक रशिया का डिफेंस बजट 132 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, जो उसकी जीडीपी का 6% हिस्सा बन गया। मतलब रशिया की इकोनॉमी के लिए ये खुद एक इकोनॉमिक बूस्टर बन गया। अब जब हर तरफ हथियार बनने लगे तो नेचुरली स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी तेजी से ग्रो करने लगी, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज से ही तो वेपन्स बनते हैं। इससे रशिया को दो फायदे हुए। पहला, जो चीजें पहले रशिया इंपोर्ट करता था अब वो सब लोकल फैक्ट्रीज में बनने लगी, और दूसरा, इतनी मैसिव प्रोडक्शन की वजह से पूरे देश में हजारों लोगों को रोजगार मिला। रशिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई और इकोनॉमी में लाखों नई जॉब्स क्रिएट हुई। साथ ही रशिया ने इस वॉर इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी सहारा लिया। नई रोड्स, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस बनाए गए, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिला। हर तरफ फैक्ट्रीज, फार्म्स और बिजनेसेस ग्रो करने लगे ताकि वॉर डिमांड को पूरा किया जा सके। मगर इस मॉडल का एक ग्रे एरिया भी है जिसे कई इकोनॉमिस्ट्स बार बार रेस कर रहे हैं। इतनी बड़ी मिलिट्री स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और लॉन्ग टर्म इनोवेशन स्लो हो सकता है। ये बात हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर अभी तक रशिया की ये स्ट्रेटेजी वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल रही है। यही नहीं, जब 2012 में भी रशिया पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए थे तो वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा टारगेट था रशिया को डॉलर से बाहर करना, ताकि उसका इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाए। मगर रशिया ने यहाँ भी एकदम अलग गेम खेली। रशिया ने डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से छुटकारा पाने की स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने डॉलर को छोड़कर चाइनीज युआन, इंडियन रुपी, टर्किश लीरा और यहाँ तक कि गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया चाइना के साथ युआन ट्रेड में। 2024 तक रशिया चाइना ट्रेड का करीब आधा हिस्सा बिना डॉलर के होने लगा। दोनों देशों का ट्रेड वॉल्यूम 244 अरब डॉलर को पार कर गया और ये सारा ट्रेड युआन और रूबल में हो रहा था। यानी वेस्टर्न सैंक्शंस बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गए। इंडिया भी रशिया की स्ट्रैटेजी में की पार्टनर बन गया। 2022 तक इंडिया रशिया ट्रेड में रुपी का लगभग शून्य उपयोग था, मगर 2024 तक भारत रूस से अरबों डॉलर का तेल और गैस भारतीय रुपए में खरीद रहा था। दोनों देशों ने सीधे भुगतान चैनल भी सेट कर लिए, जिससे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं रही। बेसिकली रशिया पूरे एशिया को साथ मिलाकर एक पैरेलल ट्रेड सिस्टम खड़ा कर चुका है जो डॉलर पर डिपेंड ही नहीं है। रशिया ने सैंक्शंस के बाद सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड स्ट्रेटेजी पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी घरेलू इकोनॉमी को भी तेजी से एक्टिवेट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में रशिया ने एक बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेटेजी अपनाई, डोमेस्टिक डिमांड बूस्टिंग एंड हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। रशिया को मालूम था कि इकोनॉमी चलती है लोगों के खर्च करने से। अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो फैक्ट्रीज, दुकानदार, ट्रांसपोर्ट सब ठप पड़ जाएगा। इसलिए सैंक्शंस लगते ही रशिया ने तुरंत बड़े बड़े इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस और सब्सिडीज देना शुरू कर दिए, ताकि आम लोग डर कर खर्च करना बंद न करें। गवर्नमेंट ने बेसिक चीजों पर प्राइस कंट्रोल्स लगाए, एनर्जी सब्सिडीज दी और जरूरी चीजों पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए टैक्स कट्स दिए। इससे आम रशियंस को लगा कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, पैनिक कम हुआ और कंजम्पशन साइकिल तेज हो गया। यहीं पर एक और चीज सामने आई, रशिया ने नेशनल डेट यानी सरकारी कर्ज को भी स्मार्टली यूज किया। रशिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिनका एक्सटर्नल डेट बहुत लो है, मतलब वो बाकी देशों के मुकाबले आसानी से उधारी ले सकता था। इस एडवांटेज को रशिया ने वॉर इकोनॉमी के दौरान एक्सप्लॉइट किया और एग्रेसिवली बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च बढ़ाया। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि रशिया ने सिर्फ मिलिट्री इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर भी काम किया है। यही वजह है कि सैंक्शंस के बावजूद रशिया के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा, डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ी और एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पर गया। अब रशिया की इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं टिकी है, बल्कि उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि बाहर से दबाव डालना मुश्किल है। इसी वजह से रशिया ने डॉलर से हटने की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे ब्रिक्स देशों ने पूरा सपोर्ट किया। ब्रिक्स देश अब डॉलर के ऑल्टरनेटिव में कॉमन करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए फाइनेंशियल रीसेट जैसा होगा और सारे सैंक्शंस बेअसर हो जाएंगे। रशिया ने वॉर मोड में डोमेस्टिक स्पेंडिंग और डिमांड बढ़ाई, बेरोजगारी कम रखी और कम नेशनल डेट की वजह से इकोनॉमी को संभाल लिया। इन्वेस्टर्स को भरोसा रहा कि रशिया डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन इस मॉडल की लिमिट्स हैं। डोमेस्टिक स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वॉर इकोनॉमी पर ज्यादा डिपेंडेंसी बाकी सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। रशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी गैप। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया को एडवांस टेक नहीं मिल रही और लोकल ऑल्टरनेटिव्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। अब असल सवाल यह है कि क्या रशिया का ये मॉडल लंबे वक्त तक चलेगा? अभी तक रशिया ने हर प्रेडिक्शन गलत साबित की है। वेस्ट की सैंक्शन से रशिया और ब्रिक्स देश और करीब आ गए हैं, जिससे वेस्ट खुद कमजोर हो रहा है। सच्चाई यह है कि रशिया ने दुनिया के पावर बैलेंस को बदलना शुरू कर दिया है। वेस्ट का दौर खत्म हो रहा है और अब बारी ईस्ट की है। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में ये बातें कितने सच साबित होती हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको आगे ज्योग्राफी, पावर, कॉन्फ्लिक्ट्स और सर्वाइवल की ऐसी कहानियों में लेकर चलूंगा जो आपके माइंड को ब्लो कर देंगी।
इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली एपिसोड आपके वर्ल्ड मैप को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारे चैनल डीप स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें।